गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने 76 इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में, और आपको बताना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट माना जाता है, ये मुकुट भारत का आया कहाँ से, किसने दिया और किस तरीके से आया। आज के दिन 15 अगस्त 1947 में क्या क्या घटनाएं जम्मू कश्मीर स्टेट में हुई और कैसे हुई, किस किस्म की हमारे ट्रेचरी यहाँ पे हुई डोगरों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और डोगरा रूलर्स के साथ, डोगरा डायनेस्टी के साथ और डोगरा लोगों के साथ, और किस तरह से जो आज ये भारत के साथ इसका विलय हुआ। बीच में 370 आया और इस वक्त 370 की डिबेट सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और इसके बारे में आपको पता चलेगा। परंतु आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये सारी जो प्रॉब्लम है, जो पिछले 75 साल से हम लोग जम्मू कश्मीर के वासी झेल रहे हैं और किसी न किसी तरीके से हमारी हानि हो रही है। हमारे यहाँ पीस नहीं है, टेररिज्म है और डेवलपमेंट नहीं है, और जो और किस्म के बाकी मुद्दे हैं, वो एक्चुअली देन किसकी थे? ये बेसिकली एक ब्रिटिश की एक ट्रेचरी थी जो उन्होंने हमारे देश के साथ खेली और अपना पर्टिकुलर फ़ायदा उठाने के लिए। अब इसकी जो हिस्ट्री है, अगर मैं आपको नटशेल में बताऊं तो ये शुरू होती है 1814 में, जब ट्रीटी ऑफ समुगली बिहार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के नरेश के साथ होती है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौजें ऑलमोस्ट काठमांडू पहुंच चुकी थी, तो नेपाल के नरेश जो थे वो मजबूर हो गए ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन करने के लिए। उस ट्रीटी के मुताबिक कुछ इलाके ब्रिटिश इंडिया के पास आए, जैसा कि आज पिथौरागढ़ वगैरह का इलाका है, उत्तराखंड का इलाका है। ये एक्चुअली किसी ज़माने में नेपाल का इलाका था। और इसके नॉर्थ का जो इलाका है, ऑलमोस्ट जहाँ काठमांडू स्थित है, उसके नॉर्थ ऑफ नेपाल बाउंड्री, वहाँ तो लद्दाख की राजधानी थी तिब्बत के अंदर। तो इस तरह से राजधानी करेक्शन सीमा थी तिब्बत के अंदर। तो इस तरह से ये जो इलाका था ब्रिटिश को चाहिए था, और जो तिब्बत लद्दाख का इलाका आज है जिसके ऊपर ब्रिटिश की मलकियत है, अनफॉर्चुनेटली अभी एक नई किताब आई है और लिखने वाले एक लद्दाखी ब्यूरोक्रेट है जो कि NPDA के मेंबर भी हैं, सीनियर रिसर्च फेलो हैं। वो कहते हैं कि ये इलाका बैरन था, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई यहाँ पे वो नहीं था। और वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ आके एक्सपीडिशन शुरू किए ताकि वो इस इलाके में देखेंगे, एडवेंचर एक्सपीडिशन करें। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए था कि जो इलाका आपका एक लद्दाख का है, वो एक सिल्क रूट था जो कि चाइना, तिब्बत, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और चित्राल, और वहाँ से एक रूट बाइफरकेट करता था सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ, रशिया की तरफ, और एक जाता था पर्शिया और उसके आगे आपके ओटोमन एम्पायर में टर्की की तरफ, और बाकी ऑन टू द यूरोपियन कंट्रीज़। तो इस तरीके से ये बहुत रिच सिल्क रूट था, यहाँ बहुत ट्रेड चलता था और ब्रिटिश इस ट्रेड में इंटरेस्टेड थे। और उस वक्त जो जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ती गई, तो 1809 में आके उनकी महाराजा रंजीत के सिंह के साथ उनकी एक ट्रीटी हुई जिसमें उन्होंने बोला कि वो जो सतलुज का जो बाउंड्री है उसके नॉर्थ में सिख एम्पायर रहेगी और उसके साउथ में या ईस्ट में ब्रिटिश एम्पायर रहेगी। तो ये ट्रीटी जो थी ये वायलेट हुई 1846 में, करेक्शन 1846 में ही हुई, जब महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर बना ली थी। तो इस तरह की जो ट्रीटीज़ आई वहाँ पे, उससे हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट बनी। वो एक बड़ी अलग कहानी है, आज के इस एपिसोड में उसकी हम व्याख्या नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट बनी, जिसमें जम्मू था, कश्मीर था, लद्दाख था और तिब्बत भी उन्होंने जीत लिया था जो जनरल जोरावर सिंह ने, और गिलगित बाल्टिस्तान और चित्राल था। और ये सबसे बड़ी स्टेट थी भारत में, 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की स्टेट थी। और इसमें तकरीबन कहते हैं 44 छोटी छोटी स्टेट्स थी, उनको मिलाया गया था जम्मू रीजन के साथ। और ये सब डिप्लोमेसी और ये स्ट्रेटेजिक माइंडसेट था महाराजा गुलाब सिंह का और उनके जनरल जोरावर सिंह का, जो उनके एक एबल जनरल्स थे, और उन्होंने कैंपेन्स करके पूरा का पूरा इलाका ये जीता था। अभी यहाँ पे जब ब्रिटिश आते हैं और 1846 में वो महाराजा साहब के साथ पहले 9 मार्च को लाहौर की ट्रीटी होती है, फिर उसके बाद 16 मार्च को अमृतसर ट्रीटी होती है जिसमें वो वॉर इंडेमनिटी मानते हैं 1 करोड़ नानकशाही रुपीज़ की। तो महाराजा गुलाब सिंह उनके साथ मिलके उसको 75 लाख रुपीज़ के ऊपर सेटल करते हैं। और कुछ इलाके जो हमारे जम्मू कश्मीर के नूरपुर था, यहाँ चंबा था, ये सब ब्रिटिश एम्पायर को दिया जाता है, जो कि अभी सिख एम्पायर को ब्रिटिश ने जीत लिया था। तो इस तरह से ये काम चलता रहा। तो जब ये बात
ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंची कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने ये इलाका महाराजा को दे दिया 75 लाख के लिए। तो उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हेड थे उनकी बहुत मजम्मत हुई। उनको बोला गया कि आपने ये इलाका कैसे दे दिया, ये इलाका एक बड़ा बहुत ही सिल्क रूट है, कमर्शियल ट्रेड रूट है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इलाके में एक पामीर नॉर्थ से आप देखते हैं तो ईस्टर्न साइड पे जंस्कार रेंज आती है, हिमालयन रेंज आती है और फिर क्यूनलुन रेंज आती है, हिंदू कुश रेंज आती है अफगानिस्तान की तरफ। तो ये एक किस्म का बैरियर है और उसके साउथ में ये सिल्क रूट चलता है। हालांकि ये बहुत पहाड़ी इलाका है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो थी वो 1846 में ही क्लियर हो गई थी। तो अब चूंकि वो ट्रीटी हो चुकी थी और लेन देन हो चुका था, सॉवरेनिटी महाराजा गुलाब सिंह के पास आ चुकी थी, तो उन्होंने कोशिश करनी शुरू की कि अपना किसी तरीके से यहाँ पे रेजिडेंट बैठाएं। तो वो कभी किसी तरीके से कभी गिलगित एजेंसी बनाई, कभी वापस करी, कभी रेजिडेंट लगाया, इस तरीके से कार्रवाई चलती रही। तो फिर उसके बाद जब फिर भी महाराजा गुलाब सिंह उनकी बात नहीं माने, उसका महाराजा रणबीर सिंह आए, वो भी नहीं माने, महाराजा प्रताप सिंह आए, तो यहाँ अंग्रेज़ों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि महाराजा प्रताप सिंह का अपना बेटा कोई नहीं था। तो उन्होंने एक जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूरे भारत में लगा रखी थी कि जिस किसी महाराजा का अपना लीगल एयर कोई नहीं है तो उनके मरने के बाद वो जो स्टेट है वो ब्रिटिश इंडिया के पास में चली जाएगी। तो उसको एक अगेन फिर बड़ी लंबी कहानी है। महाराजा प्रताप सिंह ने कैसे चेकमेट किया। पहले उन्होंने अपने जो कज़न थे जो राजा पुंछ के थे उनके बेटे को अडॉप्ट करने की कोशिश की, वो फेल हो गया। इतने में उनके भाई जो थे अमर सिंह जो उनके साथ थे, उनके बेटे महाराजा हरि सिंह थे, उनको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और लीगल एयर अपरेंट डिक्लेयर कर दिया उनको। उससे क्या हो गया, अमेरिका जो अंग्रेज़ों की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली नीति थी वो भी काम नहीं आई। अब उन्होंने कोशिश ये करी कि किसी तरीके से महाराजा हरि सिंह को वो अपनी तरफ कर लें। तो जैसे ही वो मेरे ख्याल में 1904 में जो ब्रिटिश के मोनार्क जो थे, सम्राट जो थे, वो दिल्ली में आते हैं, तो महाराजा हरि सिंह को जो एक छोटे बच्चे थे उनको एज ए पेज ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, जो एक बहुत बड़ी ऑनर थी, और उनको आगे कर दिया जाता है। फिर वो थोड़े और बड़े होते हैं तो उनकी स्कूलिंग के लिए उनको मेयो कॉलेज भेज दिया जाता है, जहाँ पे राजा महाराजाओं के बच्चों की स्कूलिंग होती थी, परंतु एक ब्रिटिश तरीके से होती थी ताकि वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ सकें। फिर उनको कभी कांस फ्रांस में लेके गए, कभी इंग्लैंड लेके गए, यानी कि उनकी पूरी तरबियत का काम करते रहे, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग को देख रेख रखते रहे। तो 1915 में आकर के महाराजा हरि सिंह जो है वो उस वक़्त राजकुमार थे, वो भारतीय स्टेट J&K की स्टेट फोर्सेस के चीफ बन जाते हैं। फिर 1922 में उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी जम्मू कश्मीर में उसका हेड बना दिया जाता है। और अल्टीमेटली 1925 में जब महाराजा प्रताप सिंह की डेथ होती है तो 1926 फरवरी को उनका भी राज तिलक हो जाता है। अभी ब्रिटिश की ये मंशा थी कि चूँकि हमने इनकी सारी स्कूलिंग, इनकी परवरिश हमने अपने तरीके से करी है, तो ये हमारे ही तरीके से सोचेंगे। तो इन अ वे जो महाराजा हरि सिंह थे, हालांकि वो एक मोनार्क थे, फ्यूडलिस्टिक स्टेट में थे, बट उनका जो मन था वो डेमोक्रेटिक था, वो बहुत ही न्यायप्रिय थे, जस्टिस थे। तो ये अगेन अलग से सब्जेक्ट है, परंतु अंग्रेज़ों को ये पसंद नहीं आ रहा था। उनको अभी भी यही लग रहा था कि शायद वो हमारे साथ चलेंगे। अभी इस वक्त क्या होता है, बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ब्रिटिश वॉर कैबिनेट बनती है तो वहाँ महाराजा को उसका मेंबर भी बनाया जाता है। अब विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, 9 मई 1945 को उन्होंने एक असेसमेंट लिखी थी जो बहुत सारे इतिहासकारों ने इग्नोर करी है, और अब वो अवेलेबल है ब्रिटिश आर्काइव्स में, और उसकी कॉपी एक हमारे पास भी है। उसमें उन्होंने बड़ा, उसका नाम था सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया। उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो उनकी जीत हुई और रशिया उनके एलाई थे, परंतु अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो वो 2 कारणों से होगी। एक तो ये सिल्क रूट ट्रेड रूट है, सेकेंडली रशिया ट्राई करेगा कि वार्म वाटर पोर्ट ढूंढने के लिए वो इंडियन ओशन में आना चाहेगा। और भारत के जो लीडर्स थे उस वक़्त, और जो उस वक़्त जो कांग्रेस के लीडर्स थे, जो उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई थी, वो सब रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर थी। रशिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इसका मतलब है कि रशिया जो है वो वार्म वाटर पोर्ट्स जो है इंडियन ओशन में लेने में सफल हो जाएगा। और साथ में अगर लड़ाई होती है तो जितने भी पर्शिया के बाद और इराक वगैरह में जितने भी ऑयल फील्ड्स हैं वो सब ब्रिटिश ओन थी। तो अगर वो
रशिया यहाँ आ जाता है तो ब्रिटिश उन ऑयल फील्ड्स की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और ये सिल्क रूट है, बेसिकली जो पश्मीना चलता है तिब्बत से, लद्दाख से होकर के गिलगित बाल्टिस्तान और इधर पर्शिया में आता है, जो उनके कंट्रोल में उस वक्त थे, तो वो भी सब बंद हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरीके से ये जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी वो उनको चाहिए थी। उसके लिए उन्होंने हरी सिंह के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। पर हरी सिंह अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उनके हिसाब से ठीक बैठे नहीं, और 1930 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो बेसिकली उसका एजेंडा था कि भारत अभी इंडिपेंडेंस के लिए तैयार नहीं है, तो इंडिपेंडेंस के लिए तैयार नहीं है और इसलिए ब्रिटिश की जो हुकूमत है वो चलती रहनी चाहिए, तो ये एजेंडा था। और उसके लिए उन्होंने जो ब्रिटिश प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स थे उनका प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो था वो महाराजा हरी सिंह को बना दिया। पर जब महाराजा हरी सिंह वहाँ गए और वहाँ पे कांग्रेस ने उसका बाइकआउट कर दिया, तो वहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश मेंबर्स थे और चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस के मेंबर्स थे। और वहाँ पे महाराजा हरी सिंह ने बड़े जोर शोर से बोला कि हम अपने देश को खुद चला सकते हैं, वी आर रेडी फॉर इंडिपेंडेंस। जो अंग्रेज़ों को राज नहीं आया, वो उनकी जो सारी स्कीम थी अब उनको अपनी स्कीम फेल होती नज़र आ रही थी। अब किसी तरीके से उन्होंने महाराजा हरी सिंह को नीचा दिखाना था, ओवर्टली नहीं कोवर्टली। तो कोवर्टली करने के लिए पहले तो एक ठाकुर जसवंत सिंह जज थे, उन्होंने 1931 में जब राइट्स हुए हैं कश्मीर में, वो सब राइट्स ब्रिटिश के इंजीनियर थे। कहा जाता है कि जो ब्रिटिश एक उनका ऑफिसर था जो वहाँ पोजीशन था, उसका एक खानसामा था अब्दुल कादिर। अब वो अब्दुल कादिर कहाँ से आया था कोई नहीं जानता, और इस घटना के बाद अब्दुल कादिर कहाँ गया कोई नहीं जानता। अब्दुल कादिर ने जो लोकल मासेस थे उनको इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस देनी शुरू कर दी, तो उसको सेडिशन के लिए गिरफ्तार कर लिया। और जिस दिन उसका ट्रायल चल रहा था वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई और उसने वहाँ पे इसको मजहबी रंग दे दिया। और मजहबी रंग देने से क्या हुआ कि बहुत सारी राइट्स हो गए, लूटपाट हुई। नेचुरली स्टेट की जो फोर्सेस थी उसको कंट्रोल करना चाहेंगी, तो उसमें काफ़ी लोग मारे गए। परंतु जो उस वक्त जो मुस्लिम दंगाई थे उन्होंने काफ़ी लूटपाट की। हिंदू जो मकान थे, शिया मुस्लिम थे, हिंदू से उनकी प्रॉपर्टीज़ जला डाली, तो काफ़ी गड़बड़ हुई। और साथ में अंग्रेज़ों ने उस वक्त ये भी किया कि उन्होंने महाराजा के ऊपर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट किया, जिसकी खबर बहुत सारे इतिहासकारों को नहीं है। परंतु ठाकुर जसवंत सिंह जो वहाँ पे जज थे, तो जो कि उनका अनसोशल एलिमेंट्स के साथ काफ़ी कांटेक्ट रहता था, क्योंकि उनके रोज़ मुकदमे सुनते थे, तो उनको किसी ने आकर बता दिया सर आज महाराजा हरी सिंह के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट होने वाला है। तो उन्होंने महाराजा साहब को जाकर बताया कि आज आप अपने कमरे में नहीं सोएंगे, आप अपना कमरा बदलिए। और जो भी मिली भगत थी, असैसिनेशन अटैम्प्ट रात को हुआ, लोग पकड़े गए, महाराजा सेफ हो गए। तो इस तरह से ब्रिटिश की जो चालें थी वो चलती रही। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ, अब महाराजा हरी सिंह जो थे वो बहुत ही न्यायप्रिय थे, वो अपनी प्रजा को स्कॉलरशिप्स देते थे बाहर पढ़ने के लिए। मेरे फादर को भी मिली थी 1952 में, वो जादवपुर से इंजीनियरिंग करके आए थे। तो इसी तरह से शेख अब्दुल्ला साहब को भी MSc जाने के लिए, पढ़ने के लिए उस अलीगढ़ मुस्लिम की जाने की उनको स्कॉलरशिप मिली। अब ये MSc का कोर्स 2 साल का होता है, इन्होंने 6 साल लगा दिए उसको पास करने में। बल्कि कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला भाई आप जाइए, आपने हमारी सीट ब्लॉक करके रखी है, तो उनको औने पौने नंबर दे के पास करके भेज दिया। तो जब वो वापस श्रीनगर में आए तो उनको घमंड था कि मैं मास्टर ऑफ साइंस MSc हूँ, तो मुझे प्रोफेसर बनना चाहिए कॉलेज के अंदर। तो जब उनका इंटरव्यू हुआ तो पता चला कि वो इस काबिल नहीं थे कि उनको कॉलेज का प्रोफेसर बनाया जाए, तो उनको बोला गया हम आपको स्कूल में मास्टर बना रहे हैं। तो ये उनको बुरा लग गया और उन्होंने इसलिए जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम शुरू कर दिया। अब बेसिकली इस वक्त महाराजा जो थे वो एक मोनार्क थे, और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें जो हेड्स थे वो बेसिकली सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे। और जो मुस्लिम पॉपुलेशन जनरल थी वो जनरली पेजेंट क्लास थी, और उसमें से उनको महाराजा चाहते थे कि ऊपर आए, न्याय संगत हो। तो उस चक्कर में जो आपके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, जो कि खुद भी कन्वर्ट हैं, मुस्लिम कन्वर्ट हैं, उसके जो ग्रैंडफादर थे या ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो कश्मीरी पंडित ही थे। तो इनको जब स्कॉलरशिप मिली तो इन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट काम शुरू कर दिया। तो महाराजा ने फिर भी इनके ऊपर कोई ज़्यादा हरकत नहीं करी, परंतु इन्होंने जो रीडिंग रूम पार्टी बनाई, साथ में वहाँ पे जो और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बहुत पनप रही थी, उनके साथ मिलकर के एक महाराजा के अगेंस्ट कैंपेन छेड़ दी, और इनको पूरी की पूरी सपोर्ट थी ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश ने इनको खूब पनपाया और आगे किया। फिर 1946 में इन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू करी, ब्रिटिश का भी इस वक्त काम चलता रहा।
तो करते करते अल्टीमेटली ये हो गया कि ब्रिटिश को कन्विंस हो गया कि महाराजा जो हैं किसी भी हालत में, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो चुका था, महाराजा जो है हरि सिंह वो किसी भी हालत में पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। और उसके रीजंस थे। जब हम 35A की बात करते हैं, ये एक्ट जो उस वक्त पास हुआ था, महाराजा हरि सिंह ने पास किया था 1927 में। क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश पंजाब था, ब्रिटिश पंजाब जो था, वेस्टर्न पंजाब, वहाँ से सारे लोग जो थे पढ़े लिखे लोग आके जम्मू कश्मीर में आते थे और बड़ी बड़ी जो आपकी जो पोस्ट हैं वहाँ ज़मीन खरीदते थे, गवर्नमेंट नौकरियों में आते थे। और वो ब्रिटिश जो जम्मू कश्मीर के मुस्लिम पेजेंट्स थे उनको और एक्सप्लॉइट करते थे। इसलिए महाराजा ने उस पर रोक लगाई, और रोक लगाने की वजह यही थी। और उस वक्त जब 47 में 46 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनको जब समझ में आ गई कि महाराजा ज्वाइन नहीं करने वाला है, क्योंकि वो श्रीनगर आए तो पहले दिन आते ही महाराजा से बात करते हैं, हरि सिंह जी से, महाराज साहब से। तो महाराज साहब कहते हैं कि आप अभी घूमिए, श्रीनगर में आए हैं, ठंडा इलाका है। वो आए थे तकरीबन मई के महीने में 1947 में, या शायद जून के महीने में। तो आप घूमिए, ठंडा वातावरण एंजॉय कीजिए, हम बाद में बात करेंगे। और परंतु जब मीटिंग का टाइम आया तो महाराजा साहब को पता था इन्होंने मुझे कन्विंस करना है पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, बोला मेरा पेट खराब हो गया है। तो इससे माउंटबेटन को समझ में आ गया कि किसी भी हालत में ये नहीं मिलने वाला। तो लॉर्ड इसमें जो थे वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर एटली ने ब्रिटेन से भेजे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एक प्लान बना के, उनको बोला किसी भी तरीके से महाराजा को मनाओ, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट हमको चाहिए। और हमने जो पाकिस्तान की जो गोली दे रखी है मोहम्मद अली जिन्ना को, और ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, ताकि हमें ये सारा जियो स्ट्रेटेजिक एरिया कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आए। तो ये जब उनको समझ में आया कि महाराजा हरि सिंह नहीं मानेगा, तो उन्होंने, अब देखिए उनके एडवाइज़र लॉर्ड इसमें, उनके नीचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ स्टाफ दोनों आर्मीज़ के, इंडिया पाकिस्तान के, और फील्ड मार्शल ऑकनलेक, उसमें जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ मैसरवी, इंडियन आर्मी के चीफ लॉकहार्ट, और J&K स्टेट फोर्सेस के चीफ जनरल स्कॉट, J&K पुलिस फोर्सेस के चीफ पावल, J&K के प्राइम मिनिस्टर RC काक जो इंडियन थे, कश्मीरी पंडित थे, पर उनकी जो पत्नी थी वो ब्रिटिश थी। तो इतने सारे ब्रिटिश की जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी महाराजा के अगेंस्ट, तो उन्होंने महाराजा को कन्विंस किया कि देखिए आपकी स्टेट फोर्सेस जो है, जो वर्ल्ड वॉर 2 से वापस आई हैं, उसमें से 2 बैटरीज उन्होंने ऑलरेडी इंडियन आर्मी में मर्ज कर दी और 3 पलटनें ऑलरेडी डिसबैंड कर दी, और जो बची थी उनको बोला कि पाकिस्तान से कम्युनल रेड हो सकते हैं, तो उनको आप डिप्लॉय करिए पैनी पॉकेट्स में। और उधर हुक्म दे दिया जनरल अपना लॉर्ड माउंटबेटन ने जनरल मैसरवी को कि आप कश्मीर के ऊपर हमला करने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार करिए। और जो उनका ऑप ऑर्डर था, और उसको तैयार करने के लिए एक जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर थे, ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह, जो जम्मू ब्रिगेड के कमांडर थे, उनके बेटे थे कैप्टन असलम खान। अब कैप्टन असलम खान जब जम्मू कश्मीर फोर्सेस बर्मा में लड़ रही थी, तो कैप्टन असलम खान को मिलिट्री क्रॉस दिया गया था बहादुरी के लिए। तो उन्होंने कैप्टन असलम खान को रिज़ाइन कराया जम्मू कश्मीर फोर्सेस से, और उनको लेकर गए ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। वहाँ उनको इंटेलिजेंस का ग्रेड 2 ऑफिसर बनाया, और उनको लगा दिया सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए जम्मू कश्मीर के बारे में, कि कैसे हमला करना है, कहाँ से हमला करना है, क्या टेरेन है, कब हमला करना है। तो असलम साहब ने उनको बोला कि सर 24 अक्टूबर को दशहरे का दिन है, और शायद उसके बाद 28 अक्टूबर को ईद है। तो जो जम्मू कश्मीर फोर्सेस के अंदर एक रस्म है कि जब दशहरा होता है तो सारे के सारे डोगरों को या गुरखों को जो दशहरा मनाना चाहते हैं, उनको 2 दिन की छुट्टी दे दी जाती है, उनके हथियार कोत में डाल दिए जाते हैं, और उनकी सारी की सारी ड्यूटीज़ जो है मुस्लिम्स टेक ओवर कर लेते हैं। उसी तरह से जब ईद आती है तो सारी की सारी ड्यूटीज़ हिंदूज टेक ओवर कर लेते हैं, गुरखा टेक ओवर कर लेते हैं, और मुसलमानों को छुट्टी दे जाती है अपने अपने रिस्पेक्टिव त्यौहार मनाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमला जो होगा मुजफ्फराबाद से होगा, सीधा कश्मीर जाएंगे, और कश्मीर जा कर के महाराजा को से अपना पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराएंगे, फिर उनकी असैसिनेशन करेंगे, और उस साथ में शेख अब्दुल्ला को हम कैप्चर करेंगे, उनको मोहम्मद अली जिन्ना के पास लेके जाएंगे। ये सारा प्लान बनाया गया, और पाकिस्तानी आर्मी के उस पहले कर्नल अकबर खान थे, फिर ब्रिगेडियर अकबर खान, फाइनली मेजर जनरल अकबर खान, उन्होंने इसको मास्टरमाइंड किया, और पठानों के 10 लश्कर तैयार किए, हज़ार आदमियों के, और हर एक लश्कर की कमांड एक JCO को दी गई,
और उनके ऊपर 3-3 लश्कर 4-4 लश्कर की कमांड एक कंपनी कमांडर बना के अब पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर ऑफिसर्स कर रहे थे। तो ये सारा प्लान जो बना, ये सारा प्लान जनरल मैसरवी ने 18 अगस्त 1947 को साइन किया। 18 अगस्त 1947 अभी एक्सेशन हुआ नहीं था। अब ये कैसे पता चला इस प्लान के बारे में? अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ये प्लान जो देना था, एग्जीक्यूट करना था ब्रिगेडियर मरे बन्नू ब्रिगेड के कमांडर थे, जो मुजफ्फराबाद के साउथ वेस्ट में आता है। बेसिकली जो हमला था वो दोमेल से लॉन्च करना था इन सारे लश्कर के साथ, कमांडेड एंड कोरियोग्राफ्ड बाय ब्रिटिश एंड कमांडेड बाय पाकिस्तानी रेगुलर ट्रुप्स एज वेल एज ऑफिसर्स। तो ये जो साइन हुआ, ये टॉप सीक्रेट मोस्ट अर्जेंट जब चिट्ठी पहुंचती है बन्नू ब्रिगेड में, तो ब्रिगेडियर मरे जो हैं उस वक्त वो आगे फॉरवर्ड एरियाज़ में रेकी के लिए गए हुए हैं। अब उनके पीछे ब्रिगेड मेजर हैं उस वक्त मेजर कालकट, लेटर ऑन लेफ्टिनेंट जनरल कालकट इंडियन आर्मी के। ये ऑथराइज हैं उसको खोलने के लिए। अगर कमांडर ना हो तो ब्रिगेड मेजर जो है वो एक स्टाफ ऑफिसर होता है जो ऑथराइज है इस किस्म के कम्युनिकेशन को खोलने। तो उन्होंने जब ये कम्युनिकेशन खोला तो वो तो सत्य में आ गए कि ये, हालांकि मेजर कालकट ने तो ऑप्ट किया था इंडियन आर्मी के लिए, अभी उनकी रिपैट्रिएशन बाकी थी। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और ब्रिगेडियर साहब को बोला जो फॉरवर्ड एरिया में थे कि ऐसे ऐसे बात है। तो ब्रिगेडियर साहब को पता था इसके बारे में, बट मेजर कालकट को तो नहीं बताना था। तो अब पता लग गया उनको। तो ब्रिगेडियर साहब ने बोला एकदम से इसको बंद कीजिए, सील करिए और अपना मुंह बंद रखिए। किसी भी तरीके से अगर किसी को पता चल गया तो आप भारत वापस नहीं जा पाएंगे। तो इसी तरह से उनको थ्रेटन किया गया। तो अब कालकट साहब भी समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। तो नेचुरली जब ब्रिगेडियर साहब वापस आते हैं तो कालकट साहब को नज़रबंद कर दिया जाता है। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे वो आसपास सिक्योरिटी क्यों लगाई है? बोलते हैं जी आपकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि अभी ये ऑपरेशन के बारे में आपको पता है, तो हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी आपको मरवा दे। बट एक्चुअली ये बात नहीं थी, एक्चुअली उनको नज़रबंद कर दिया गया। फिर वो कैसे, पहले उन्होंने अपनी फैमिली को भगाया, फिर खुद भागे, कैसे वो करते करते 18 अक्टूबर को गुड्स ट्रेन में अम्बाला से दिल्ली पहुंचते हैं और सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर के पास जाते हैं। वहाँ ब्रिगेडियर कुलवंत सिंह जो डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन थे, कर्नल क्या नाम है इनके, ये जो हमारे बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, नाम निकल रहा दिमाग से, वो भी वहाँ थे। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे मैंने ऑप ऑर्डर खुद अपनी आंखों से देखा है। आज 18 तारीख है, 22 तारीख को हमला होने वाला है। तो उन्होंने अपना आगे पीछे चेक किया, इंटेलिजेंस वगैरह, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो सारा ब्रिटिश डोमिनेटेड था। तो ऐसी कोई खबर तो लीक होने का चांस ही कोई नहीं था। तो उन्होंने बोला आप बकवास कर रहे हैं, आपको पता कुछ नहीं है, आप जाइए। तो ये हताश होकर के इन्होंने बोला छोड़िए, आप मेरी बात नहीं मानते, मेरी फैमिली गुमी हुई है, इस वक्त रिपैट्रिएशन रिफ्यूजीज़ की चल रही है, तो मुझे अपनी फैमिली ढूंढने दीजिए। बाद में कहते हैं जब 22 तारीख को हमला हुआ है तो नेहरू को जब बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे 18 तारीख को हमें बताया गया था, तो कहने वाले कहते हैं कि नेहरू ने पेपर वेट उठा के सरदार बलदेव सिंह की तरफ मारा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो ये कहीं कहीं रिकॉर्डेड बात है, पर परंतु हमला हो चुका है और ये ब्रिटिश इंजीनियर्ड है, ये सबको मालूम है, इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है। Please like and subscribe.